हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एविएशन इंजीनियरिंग बाय धीरेन्द्र रावत। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नई वीडियोस के अपडेट सबसे पहले प्राप्त हों। इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स सेक्शन 2 एयरवर्दीनेस सीरीज F पार्ट 1 and the subject of this topic is the registration and the deregistration of the aircraft. Now we will start the introduction of this topic. एयरक्राफ्ट मैनुअल में जैसे हम रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में पढ़कर आए हैं, उसी का एक 1937 का रूल नंबर 5 है, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी पर्सन असिस्ट या फ्लाई नहीं कर सकता है एयरक्राफ्ट को स्काई में तब तक जब तक कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो या उसकी नेशनलिटी और उसके रजिस्ट्रेशन मार्क्स और नेम एंड रेजिडेंस ऑफ द ओनर, मतलब कि जब तक उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन मार्क्स और रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी कुछ नेशनलिटी मार्क्स से रिलेटेड था वो अगर उस एयरक्राफ्ट पर अफिक्स नहीं हो जाता है, मतलब उसके ओनर का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अगर उस पर अफिक्स या पेंट नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकता है। उसी में रूल नंबर 30 एम्पावर्स करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देने के लिए जो इसके रिगार्डिंग दिया जाएगा। और उसमें रूल नंबर 31 to 37A कुछ इसी से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड रूल्स हैं, तो वो आपकी स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है कि जो सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स हमें पूरी डिटेल बताती है कि कैसे हमें रजिस्ट्रेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट, मतलब कि हम इस CAR मतलब इस पार्ट में, इस सीरीज़ पार्ट F में हम ये पढ़ने जाएंगे कि कैसे एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है, एंड इट मे बी नोटेड दैट द रजिस्ट्रेशन बाय द DGC इज फॉर द कंट्रोलिंग द सेफ्टी ऑफ द एविएशन इन इंडिया एंड इट्स नॉट द वे इस्टेब्लिश द लीगल ओनरशिप ऑफ एन एयरक्राफ्ट। मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन DGC द्वारा किया जा रहा है उसका जो मेन पर्पज़ है वो कंट्रोलिंग द सेफ्टी ऑफ द एविएशन इन इंडिया, मतलब कि एविएशन की सेफ्टी के लिए किया गया है। मतलब इसमें किसी को पर्टिकुलर ओनरशिप ऑफ द एयरक्राफ्ट का कोई भी इस्टेब्लिश लीगल वे नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस सम डेफिनेशंस। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन है नेशनलिटी और कॉमन मार्क्स की। A group of characters affixed on an aircraft surface to identity the country to which the aircraft belong। देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा नेशनलिटी और कॉमन मार्क, जिसको दो नाम से जाना जाता है, इसका मतलब ये है कि ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो कि एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के सरफेस पर फिक्स करे जाएंगे, जो उसका उसको आइडेंटिफाई करेगा कि वह किस कंट्री से बिलोंग करता है। उसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन है वो है हमारी रजिस्ट्रेशन मार्क्स। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो कि फिक्स करे जाएंगे एयरक्राफ्ट पे, जो बताएगा और जो कि फॉलो करेंगे, मतलब कि नेशनलिटी मार्क्स के जस्ट आफ्टर, नेशनलिटी मार्क्स से बाद में जो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स फिक्स किए जाएंगे एयरक्राफ्ट पर जो उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की आइडेंटिटी बताएंगे। नेशनलिटी मार्क्स में क्या था, नेशनलिटी मार्क्स में वो किस कंट्री से बिलोंग करता है वो यह बताता है, और रजिस्ट्रेशन मार्क में जो कि नेशनलिटी मार्क्स के द्वारा फॉलो किया जाता है, मतलब आफ्टर दैट इट विल बी रिप्रेजेंटेड दैट, तो वो बताएगा कि वो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कौन सा है। देखिए, इसका एक एग्जांपल हम आपको इसके आगे वाले पार्ट्स में देंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि नेशनलिटी और रजिस्ट्रेशन मार्क में क्या डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे फायर प्रूफ मटेरियल के बारे में कहा गया है। देखिए, फायर प्रूफ मटेरियल वो मटेरियल होता है, जैसे कि अगर मान के चलिए कोई आग लग जाता है कहीं, तो वो मटेरियल डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है, तो मटेरियल कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग हेयर एज वेल एज बेटर देन स्टील विद द डायमेंशन इन बोथ केसेस फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, मतलब ऐसा मटेरियल जो कि डिस्ट्रॉय ना हो। और अब है हैवियर देन एयरक्राफ्ट। एन एयरक्राफ्ट डिराइविंग इट्स लिफ्ट इन फ्लाइट चीफली फ्रॉम एरोडायनेमिक फोर्सेज, मतलब कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसको फ्लाइट करने के लिए एरोडायनेमिक फोर्स की ज़रूरत होती है, मतलब उसके द्वारा उड़ता है। एरो मतलब एयर और डायनामिक में मोशन, मतलब एयर में मोशन करने से जो उसको फोर्स मिलेंगे वो हैवियर देन एयरक्राफ्ट कहलाएंगे। उसके बाद हमारा है लाइटर देन एयरक्राफ्ट, मतलब कि एयरक्राफ्ट सपोर्टेड चीफली बाय इट्स बायोएंसी इन द एयर, मतलब बायोएंसी फोर्स के द्वारा, मतलब कि जब वो ऊपर उड़ रहा है तो उसमें जो अपवर्ड लिफ्ट मिलेगा उसकी वजह से सिर्फ जो एयरक्राफ्ट उड़ते हैं वो लाइटर देन एयरक्राफ्ट होते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। देखिए, आपको एक टेबल दी गई है, इसमें आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट के कितने टाइप्स हैं। इसका जो बी पॉइंट कह रहा है वो ये बोल रहा है कि अगर कोई भी ऑन बोर्ड मतलब कि प्लेन के अंदर, मतलब ऑन बोर्ड अगर कोई भी पायलट नहीं है तो उस तरीके के एयरक्राफ्ट को अनमेन्ड एयरक्राफ्ट बोला जाएगा। और अनमेन्ड एयरक्राफ्ट के अंदर जो आएंगे वो अनमेन्ड फ्री बलून्स और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, मतलब रिमोट से कंट्रोल जो एयरक्राफ्ट होंगे वो, और अनमेन्ड फ्री बलून्स होंगे वो। ठीक है, अब हम यहाँ एयरक्राफ्ट टाइप में देख रहे हैं कि तो एयरक्राफ्ट के टाइप्स को दो टाइप्स में इसने डिवाइड किया है, लाइटर देन एयर एयरक्राफ्ट एंड द हैवियर देन एयर एयरक्राफ्ट।
देखिए लाइटर देन एयर में दो तरीके के आ रहे हैं, नॉन पावर ड्राइवन, पावर ड्राइवन। ऐसे ही उसमें भी नॉन पावर ड्राइवन, पावर ड्राइवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द लाइटर देन एयरक्राफ्ट, द नॉन पावर ड्राइवन, दैट इज बलून, एंड द बलून इज ऑल्सो कैटेगराइज इन द टू कैटेगरीज, spherical balloon and the non-spherical balloon. Power driven airship. Now we will discuss heavier than aircraft. The first one is a non-power driven, that is glider, and the power driven aeroplane, which is also further classified in the land plane, seaplane, and amphibian. The last one, the power driven, is helicopter, and you will discuss this in the next videos with the further classifications and the very detailed explanation. नाउ वी विल डिस्कस द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। देखिए यहाँ से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कैटेगरी ए एंड द कैटेगरी बी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कैटेगरी ए में वो एयरक्राफ्ट आएंगे जो होली ओन्ड आइदर, मतलब जो कम्प्लीटली ओन किए जाएंगे, मतलब किसी के द्वारा रजिस्टर्ड होंगे, किसी के ओन मतलब कि उसके नाम पर होंगे। जैसे पहला, या तो वो सिटीज़न हो इंडिया का, दूसरा या ऐसी कंपनी और कॉरपोरेशन या ऐसी कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड हो और उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब उसके बिजनेस करने का प्लेस इंडिया हो। तीसरा, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या एनी कंपनी कॉरपोरेशन जो कि गवर्नमेंट्स द्वारा हेल्ड हो, मतलब गवर्नमेंट्स की बनाई हुई कोई कंपनी होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, तो वो कैटेगरी ए के अंदर आएगी। एंड द सेकंड लास्ट वन इज दैट द कंपनी और कॉरपोरेशन रजिस्टर्ड एल्सवेयर देन इन इंडिया प्रोवाइडेड द कंपनी कॉरपोरेशन हैव सेड टू लीज टू पर्सन, मतलब कि ऐसी कोई भी कंपनी जो इंडिया में ना होकर कहीं और कहीं पर भी है, लेकिन उसने क्या है, अपने जो एयरक्राफ्ट हैं वो हमारे इंडिया में किसी को लीज पर दिए हुए हैं। लीज मतलब किराए पर दिए हुए हैं, चलाने के लिए दिए हुए हैं। एंड वो कैटेगरी बी में बात करते हैं। ठीक है, कैटेगरी बी में वो एयरक्राफ्ट आएंगे जो होली ओन अंडर आइडर। पहला, ऐसा पर्सन जिसका रेसिडेंट और कैरिंग बिजनेस इन इंडिया, मतलब बिजनेस कर रहा है इंडिया में, बट ही इज़ नॉट द सिटीज़न ऑफ इंडिया, मतलब वो भारत का व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसका जो प्रिंसिपल प्लेस है वो बिजनेस का वो इंडिया है। एंड द सेकंड कैटेगरी इज दैट द कंपनी और द कॉरपोरेशन रजिस्टर्स एल्सवेयर देन इन इंडिया एंड कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया, मतलब कि वो इंडिया में कहीं भी उसकी कंपनी नहीं है, लेकिन वो बिजनेस इंडिया में कर रहे हैं, मतलब उनका कंपनी और कॉरपोरेशन इंडिया में ना होकर कहीं और है, बट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज इंडिया। And the 3.2, no aircraft in respect of which the condition required in 3.1 are not satisfied or which is already valid registered in another country shall be registered in India, मतलब कि कोई भी एयरक्राफ्ट अगर 3.1 की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी मतलब कि वो किसी और दूसरे कंट्री में रजिस्टर्ड है, तो वह भारत में रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा तब तक जब तक कि वहाँ से उसका फॉल्स जो कि मतलब रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल नहीं किया जाता है। वो दोबारा से जब तक इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता तब तक उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं होगा। एंड टुडेज़ वीडियो शुड एंडेड हेयर, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।